मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि यतीश कुमार की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है बिजू का। बीएसएफ का जवान जिसने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पशु तस्करी को रोकने के लिए बम के गोले खाए और उसके बदन के कई हिस्से में छर्रे घुस गए। इस अंधेरे में भी तुम कैसे बिजू का बन जाते हो। इस अंधेरे में भी तुम कैसे बिजू का बन जाते हो, जबकि हमसे कहा जाता है कि तुम्हारी जाति अब विलुप्त हो रही है। इस अंधेरे में भी तुम कैसे बिजू का बन जाते हो, जबकि हमसे कहा जाता है कि तुम्हारी जाति अब विलुप्त हो रही है। वो ये भी कहते हैं तुम हम में से नहीं हो। वो ये भी कहते हैं कि तुम हम में से नहीं हो, पर तुम हर बार साबित कर जाते हो कि तुम्हारे बदन की मिट्टी मेरी मिट्टी से ही सौंधी है। वो ये भी कहते हैं कि तुम हम में से नहीं हो, पर तुम हर बार साबित कर जाते हो कि तुम्हारे बदन की मिट्टी मेरी मिट्टी से ही सौंधी है। अखंडता के केंद्र में जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, अखंडता के केंद्र में जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, ठीक वहीं ठोकी कील हो तुम, जिसे उखाड़ने की कोशिश में बहुरूपीय रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अखंडता के केंद्र में जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, ठीक वहीं ठोकी कील हो तुम, जिसे उखाड़ने की कोशिश में बहुरूपीय रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अनिसुर, तुम्हें कितनी बार इस कलयुग में ईसा बनना पड़ेगा। अनिसुर, तुम्हें कितनी बार इस कलयुग में ईसा बनना पड़ेगा कि लोग पत्थर मारेंगे और तुम उन्हें माफ करते रहोगे। बम तुम्हारी ओर जब लपका तो तुमने गेरुआ, सफेद या हरा क्या पहना था। बम तुम्हारी ओर जब लपका तो तुमने गेरुआ, सफेद या हरा क्या पहना था। सवाल में रंग इतना घुल गया है कि मेरी नजर धुंधला गई है, पर इस धुंधलके में भी देख रहा हूं तुम्हारी छाती में धंसा एक एक छर्रा। पर इस धुंधलके में भी देख रहा हूं तुम्हारी छाती में धंसा एक एक छर्रा वो रास्ता बना रहा है जहां से हजारों अनिसुर बनने की राह तैयार हो रही है। बनगांव से कोलकाता के सफर में जब रक्त तुम्हारे शरीर से बिखर कर बंगाल की मिट्टी में अपने बीज बो रहा था, तब क्या सोच रहे थे तुम कि तस्करी पशुओं की थी, धर्म की या इंसानियत की। बनगांव से कोलकाता के सफर में जब रक्त तुम्हारे शरीर से बिखर कर बंगाल की मिट्टी में अपने बीज बो रहा था, तब क्या सोच रहे थे तुम कि तस्करी पशुओं की थी, धर्म की या इंसानियत की।
और तुम बन गए हो वो गौरक्षक, और तुम बन गए हो वो गौरक्षक जिसने लोगों को नहीं, लोगों ने जिसको मारा। एक सोच हो तुम, एक सोच हो तुम जिसकी खिंची लकीर और बनाई राह पर देश को चलना है। एक सोच हो तुम जिसकी खिंची लकीर और बनाई राह पर देश को चलना है। तुम मर नहीं सकते। एक सोच हो तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। और अब सुनिए यतीश कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है किन्नर। साथ भात नहीं खा सकता पर चावल के दाने तुम पर ही फेंकता हूं। साथ भात नहीं खा सकता पर चावल के दाने तुम पर ही फेंकता हूं। 9 महीने के अविरल प्रेम का मैं भी पैगाम था। गर्भवती कटने तक मैं भी इंसान था। 9 महीने के अविरल प्रेम का मैं भी पैगाम था। गर्भवती कटने तक मैं भी इंसान था। अब मैं इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीषें बांटता त्रिशंकु। अब मैं इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीषें बांटता त्रिशंकु हूं। ब्रह्मा की छाया से निकल नीलकंठ के विष में घुल गया हूं मैं। ब्रह्मा की छाया से निकल नीलकंठ के विष में घुल गया हूं मैं। सर्प मुखों के बीच सोता अश्व मुखों का वंशज मैं मंगलमुखी हूं। सर्प मुखों के बीच सोता अश्व मुखों का वंशज मैं मंगलमुखी हूं। सुख मेरी दहलीज में दाखिल ना हो सका, इसलिए मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल हूं। मौत मुक्ति है और मातम से मुझे परहेज। मौत मुक्ति है और मातम से मुझे परहेज। न तो कोई गांव न तो कोई शहर, मेरा समूह ही मेरा देश है। न तो कोई गांव न कोई शहर, मेरा समूह ही मेरा देश है। किन्नौर से संसद तक का सफर त्रेता युग से कलयुग जितना लंबा रहा। मौत मुक्ति है और मातम से मुझे परहेज। न तो कोई गांव न कोई शहर, मेरा समूह ही मेरा देश है। किन्नौर से संसद तक का सफर त्रेता युग से कलयुग जितना लंबा रहा। किन्नौर से संसद तक का सफर त्रेता युग से कलयुग जितना लंबा रहा। समानता का हक मिलने पर भी अवहेलना की नसें मुझसे जुड़ी रह गई। समानता का हक मिलने पर भी अवहेलना की नसें मुझसे जुड़ी रह गई। और अब भी मैं समाज की बजाई हुई ताली में एक चीख मात्र हूं। और अब भी मैं समाज की बजाई हुई ताली में एक चीख मात्र हूं। और अब सुनिए यतीश कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है यंत्रणा का अंतर्लाभ। अतृप्ति का सोता लिए दर बदर भटकते लोग सुख की तलाश में
अपने अपने दुख नत्थी कर चुके हैं। अतृप्ति का सोता लिए दरबदर भटकते लोग सुख की तलाश में अपने अपने दुख नत्थी कर चुके हैं। खून और पसीना एक साथ बह रहा है। हवा का रवैया इतना पुरवैया है कि सूखना सुखाना तक मुश्किल। खून और पसीना एक साथ बह रहा है। हवा का रवैया इतना पुरवैया है कि सूखना सुखाना तक मुश्किल। इन दृश्यों के बीच उस हर शख्स के पास एक कविता है जिनके हाथ में है छेनी हथौड़ा। इन दृश्यों के बीच उस हर शख्स के पास एक कविता है जिनके हाथों में है छेनी हथौड़ा। वो पत्थरों पर निरंतर गढ़ रहे हैं शब्दों को। वो पत्थरों पर निरंतर गढ़ रहे हैं शब्दों को। समय ने उनको घिसकर वो सिक्का बना दिया है जो चलन से बाहर हो चुका है। समय ने उनको घिसकर वो सिक्का बना दिया है जो चलन से बाहर हो चुका है। उनका पसीना अब अलोना हो चुका है और महावर ज्यादा सुर्ख। उनका पसीना अब अलोना हो चुका है और महावर ज्यादा सुर्ख। स्वेदार्थ आंखों ने कोर पर रोक रखी है अपनी धार। स्वेदार्थ आंखों ने कोर पर रोक रखी है अपनी धार। मुश्किलों को मुट्ठी में दबाए वो सोने की कोशिश में मुब्तला है। स्वप्न में भी निर्माण और ध्वंस लहरों की विकल्प आवृत्ति सा धार के साथ एक सार है। स्वेदार्थ आंखों ने कोर पर रोक रखी है अपनी धार। मुश्किलों को मुट्ठी में दबाए वो सोने की कोशिश में मुब्तला है। स्वप्न में भी निर्माण और ध्वंस लहरों की विकल्प आवृत्ति सा धार के साथ एक सार है। इन सब के दरमियान यंत्रणा का अंतर्लाप घरों से निकल एक दूसरे के गले लग रहे हैं। इन सब के दरमियान यंत्रणा का अंतर्लाप घरों से निकल एक दूसरे के गले लग रहे हैं। इन सब के बीच अपने एकांतवास से निकल दर्द अब एक सामूहिक वक्तव्य है। इन सब के बीच अपने एकांतवास से निकल दर्द अब एक सामूहिक वक्तव्य है। दर्द अब एक सामूहिक वक्तव्य है। और अब सुनिए यतीश कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रोटियों की गंध। अंतहीन गंध के चक्कर में घूमती रहती है धरती। या इसी चक्र में घूमते हैं इस पर रहने वाले लोग। अंतहीन गंध के चक्कर में घूमती रहती है धरती, या इसी चक्र में घूमते हैं इस पर रहने वाले लोग। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। विचित्राग्नि है, रूह झुलसती नहीं बस सुलगती रहती है। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। विचित्र अग्नि है, रूह झुलसती नहीं बस सुलगती रहती है। भूख करवट यूं बदलती है मानो जलती लकड़ी। आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। भूख
करवट यूं बदलती है मानो जलती लकड़ी। आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो, उसी आंच पर रोटी पकेगी, उसी आंच पर रोटी पकेगी, सोचकर नींद नहीं आती। आंच आती है, बढ़ती है, बस कम वक्त रोटी नहीं आती। उसी आंच पर रोटी पकेगी, सोचकर नींद नहीं आती। आंच आती है, बढ़ती है, बस कम वक्त रोटी नहीं आती। आंखें बुझ जाती हैं, नींद डबडबाती है, देह सो जाती है, पर भूख अपलक जागती है। आंखें बुझ जाती है, नींद डबडबाती है, देह सो जाती है, पर भूख अपलक जागती है। हाँ, कभी कभी ढिबरी में ज्यादा तेल फैल जाने जैसा फफकाती भी है। हाँ, कभी कभी ढिबरी में ज्यादा तेल फैल जाने जैसा फकफकाती भी है। एक लंबी रुदाली है जिसकी सिसकियां नहीं थमती। एक सुरा ताल है जिस पर ताउम्र नाचता है जीवन। एक लंबी रुदाली है जिसकी सिसकियां नहीं थमती। एक सुरा ताल है जिस पर ताउम्र नाचता है जीवन। एक ठूंठ पेड़ है जिसकी पत्तियां नहीं होती, तने का बस हरापन जिंदा है। और वो जो लहू हरे में बह रहा है, वो अजर अमर भूख है। और वो जो लहू हरे में बह रहा है, वो अजर अमर भूख है। भूख को अमृत तो प्रदान है, पर सपनों को नहीं। भूख को अमृत तो प्रदान है, पर सपनों को नहीं। देह से बाहर देश की भूख अलग होती है, और देश के अंदर राज्यों की अलग भूख। देह के बाहर देश की भूख अलग होती है, और देश के अंदर राज्यों की भूख अलग। अनंत सीमाओं की भूख लिए दूर अंतरिक्ष से दिखते हैं देश। ऊन के उलझे धागों जैसे कोई एक भी सीधी रेखा नहीं दिखती। अनंत सीमाओं की भूख लिए दूर अंतरिक्ष से दिखते हैं देश। उनके उलझे धागों जैसे कोई एक भी सीधी रेखा नहीं दिखती। बीते दिनों देश की भूख रोटी से ज्यादा पानी की हो गई। बीते दिनों देश की भूख रोटी से ज्यादा पानी की हो गई। पूरी नदी चाहिए इनको, पर इन दिनों प्यास और विकराल हो चली है। इसे अब नदी से संतुष्टि नहीं, पूरा समंदर चाहिए। भूख की स्थूलता अब इस पर निर्भर है कि यह किसकी भूख है। भूख की स्थूलता अब इस पर निर्भर है कि यह किसकी भूख है, भारत की, पाकिस्तान की, चाइना की या अमेरिका की। पर भूटान की भूख थोड़ी मीठी सी है। पर भूटान की भूख थोड़ी मीठी सी है। भूख की जिद इन दिनों ऑक्टोपसी हो गई है। भूख की जिद इन दिनों ऑक्टोपसी हो गई है। इसीलिए कहता हूं यतीश, रोटी से ऊपर के सारे भूख दरिंदे होते हैं, नुकसान होना तय है। इसीलिए कहता हूं यतीश, रोटी से ऊपर के सारे भूख
दरिंदे होते हैं, नुकसान होना तय है। बोसों की भूख को रोटी से नीचे की भूख मानता हूं मैं। बोसों की भूख को रोटी से नीचे की भूख मांगता हूं मैं। कई घर जिनमें रोटी नहीं है, वो बोसों के आलिंगन पर ही तो टिके हैं। कई घर जिनमें रोटी नहीं है, वो बोसों के आलिंगन पर ही तो टिके हैं। और ज्यादातर देश टिके हैं आलिंगन की सांत्वना पर। रोटी की गंध अपनी नाभि की कस्तूरी में। और ज्यादातर देश टिके हैं आलिंगन की सांत्वना पर। रोटी की गंध अपनी नाभि की कस्तूरी में। और अब सुनिए यतीश कुमार की एक और कविता का शीर्षक है 95%। रुकी हुई घड़ी की टिक टिक, बिना नाल के घोड़े की टप टप, किवाड़ का हल्का सा उखड़ा कब्जा, रगड़ता हुआ घिसटता दरवाजा। इनमें से हर एक में मैं हूं। रुकी हुई घड़ी की टिक टिक, बिना नाल के घोड़े की टप टप, किवाड़ का हल्का सा उखड़ा कब्जा, रगड़ता हुआ घिसटता दरवाजा। इनमें से हर एक में मैं हूं। टपकता हुआ फूस का घर की भीगी हुई लकड़ी, उस पर खाना बनने का इंतजार में जलती हुई लालटेन का दरका हुआ शीशा, शीशे में आधा लिपटा हुआ अखबार, और अखबार में सुलगते हुए सवाल। उन सब की खोजती हुई आंखों में मैं ही हूं। मंदिर का वो अकेला घंटा, जिसकी घंटी हो गई है गुम, चढ़ते चढ़ते थाली में अकेला पड़ा रह गया है वो फूल। मंदिर का वो अकेला घंटा, जिसकी घंटी हो गई है गुम, चढ़ते चढ़ते थाली में अकेले पड़ा रह गया है वो फूल। इन सब में कहीं ना कहीं मैं हूं। ठूंठ पेड़ की वो अंतिम पत्ती, जिसने अपना हरापन अभी अभी छोड़ा है। ठूंठ पेड़ की वो अंतिम पत्ती, जिसने अपना हरापन अभी अभी छोड़ा है। उस पेड़ की वह जड़, रास्ता बनाने के लिए जिसे अभी अभी काटा गया है। उन सब में ही कहीं छूट गया हूं मैं। उन सब में ही कहीं छूट गया हूं मैं। बिना मोती के मुंह खोले अकेला पड़ा वो सीप, बिना स्प्रिंग के टॉवेल क्लिप, जलकर बुझा हुआ बिना बाती का दीप। बिना मोती के मुंह खोले अकेला पड़ा वो सीप, बिना स्प्रिंग के टॉवेल क्लिप, जलकर बुझा हुआ बिन बाती का दीप। इन सब के एकांत में मैं ही हूं। दिल के सबसे करीब खोसा गया फाउंटेन पेन। दिल के सबसे करीब खोसा गया फाउंटेन पेन, निब जिसकी शार्प है
और नलिका सूखी हुई। दिल के सबसे करीब खोसा गया फाउंटेन पेन, निब जिसकी शार्प है और नलिका सूखी हुई। कविता अब स्याही से नहीं, सिर्फ गर्म खौलते खून से लिखी जा सकती है। कविता अब स्याही से नहीं, सिर्फ गर्म खौलते खून से लिखी जा सकती है। घड़ी, घंटा, किवाड़, कब्जा, दरवाजा, फूल, पेन, पपड़ी और मैं, सब इस देश का 95% है। जिन पर मुखौटा लगाए बेतहाशा कविताएं सिर्फ लिखी जा रही हैं। घड़ी, घंटा, किवाड़, कब्जा, दरवाजा, फूल, पेन, पपड़ी और मैं, सब इस देश का 95% है। जिन पर मुखौटा लगाए बेतहाशा कविताएं लिखी जा रही हैं, सिर्फ लिखी जा रही हैं, सिर्फ लिखी जा रही हैं। और अब सुनिए यतीश कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं पूछ नहीं सका। पूछना चाहता था ठीक पास बैठी महिला से कि उसने मास्क क्यों पहन रखा है। क्या उसकी सांसें घुटती नहीं? पूछना चाहता था ठीक पास बैठी महिला से कि उसने मास्क क्यों पहन रखा है, क्या उसकी सांसें घुटती नहीं? सामने खड़े दरबान से भी पूछना था मुझे कि क्या तुम्हारी टांगों में दर्द नहीं होता, कुछ पल के लिए बैठ क्यों नहीं जाते? सामने खड़े दरबान से भी पूछना था मुझे कि क्या तुम्हारी टांगों में दर्द नहीं होता, कुछ पल के लिए बैठ क्यों नहीं जाते? रीढ़ को झुकाए मोची से भी कहना था मुझे ऐंठ जाएंगी टांगे बैठे बैठे, थोड़ा चहलकदमी तो कर लो। सर्द रात में बोरे में लिपटे बुजुर्ग से पूछना था जिसके हाथ में जलकर बुझ चुकी बीड़ी है। सर्द रात में बोरे में लिपटे बुजुर्ग से पूछना था जिसके हाथ में जलकर बुझ चुकी बीड़ी है। सीना धोखमी सा फड़फड़ा रहा है और पेट का तंदूर ठंडा पड़ गया है। बुझाई गई बीड़ियों से दीवार पर उसने बीते दिन लिख रखे हैं। भाषा अव्यक्त सी है। बुझाई गई बीड़ियों से दीवार पर उसने बीते दिन लिख रखे हैं। भाषा अव्यक्त सी है। उसके ही पांव से टिकी उस औरत से भी पूछना भूल गया मैं, जिसकी आंखों का नूर कोरों पर अब भी अटका पड़ा है। नमक बहने का उस पर असर कम क्यों है? उसके ही पांव से टिकी उस औरत से भी पूछना भूल गया मैं, जिसकी आंखों का नूर कोरों पर अब भी अटका पड़ा है। नमक बहने का उस पर असर कम क्यों है? वो इतनी तेज दौड़ा कि मैं पूछ ही ना पाया उस बच्चे से उसके घर का पता। वो इतनी तेज दौड़ा कि मैं पूछ ही ना पाया उस बच्चे से उसके घर का पता। मासूमियत पर जिसके चढ़ चुका है नीमकश तेजाबियत का नशा, जो मुझे ऑफिस आते जाते हर बार खेलता दिख जाता है। मासूमियत पर उसके चढ़ चुका है नीमकश तेजाबियत का नशा, जो मुझे ऑफिस आते जाते हर बार खेलता दिख जाता है। उन किन्नरों से भी नहीं पूछ पाया
कि तुम्हें तीसरे लिंग का दर्जा मिलने में युग युग बीत गए। उन किन्नरों से भी नहीं पूछ पाया कि तुम्हें तीसरे लिंग का दर्जा मिलने में युग क्यों बीत गए। कागज में दर्ज हो चुकने के बाद अब भी चौराहे पर तुम ताली क्यों बजा रहे हो? उस पागल से उसकी हंसी का राज समझना था मुझे। उस पागल से उसकी हंसी का राज समझना था मुझे, जो मुर्दा घरों के बाहर रोते बिलखते लोगों पर हंसता है। उस पागल से उसकी हंसी का राज समझना था मुझे, जो मुर्दा घरों के बाहर रोते बिलखते लोगों पर हंसता है। मैं खुद से भी नहीं पूछ पाया कि इतना परेशान क्यों हूं। मैं खुद से भी नहीं पूछ पाया, मैं खुद से भी नहीं पूछ पाया कि इतना परेशान क्यों हूं। और सही समय पर आंखें मुंह देने की कला कब सीख गए, मैं खुद से भी नहीं पूछ पाया कि इतना परेशान क्यों हूं। और समय पर आंखें मुंह देने की कला कब सीख गए।